बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के बारे में है जिनकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम आ रही है। कोशिश करूंगा जितनी भी इनकम मैं इस पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, प्रॉपर आपको बता दूं कि आपने एंट्रीज कैसे करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने आईआरएस में लॉगिन कर लेना है 2026 के लिए। अब जब 2026 के लिए डिक्लेरेशन पे आप जाएंगे ना, तो वो अक्सर अभी तक एरर दे रहा है कि जी आप अपना प्रोफाइल अपडेट करें। तो उसमें आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल में जाके ये जो आपको इस पे इनकम सोर्सेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इसको आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना कि जी मेरी तो इनकम ही नहीं है तो मैं क्यों सिलेक्ट करूं। तो बस ये अभी एफबीआर में इस सिस्टम में एरर चल रही है। मे भी इसको ये फ्यूचर में जब आप वीडियो देख रहे हो ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो तो आपने ये करना है, इनकम सोर्सेज पे आके आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ना कोई भी अपनी एक दो इनकम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अदर सोर्सेज कर लें, फॉरेन कर लें, बिजनेस कर लें और इसको ओके कर देना। उसके बाद आपने ये वेरीफाई चेंजेस करनी है, ठीक है। फिर आपने इसको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करने के बाद आप जब डिक्लेरेशन पे आके 2026 का फॉर्म सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको होपफुली प्रोफाइल अपडेट करने की एरर नहीं देगा। अगर फिर भी वो एरर दे रहा हो ना, ये कोई आप समझ लें कि 99% केसेस में तो नहीं होता, 1% केसेस में ऐसा होता है। फिर भी वो एरर दे रहा हो ना, तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन में आना है। रजिस्ट्रेशन में आपने इस फॉर्म पे क्लिक करना है, एक नया फॉर्म ओपन होगा। इसको कुछ नहीं करना, इसको सेव करना है और इसको सबमिट कर देना है। और उसके 2-3 घंटे के बाद आपने दोबारा से लॉगिन करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ये आपको मसला आएगा तो आप ये सोचेंगे कि शायद मैंने आपको कोई चीज़ जानबूझ के नहीं बताई और आप रिटर्न खुद से फाइल नहीं कर पा रहे। मेरी कोशिश ये है कि जितना मैं आपको बता सकता हूँ आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर लें, किसी कंसल्टेंट के बिना आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको एरर नहीं आएगी। 2026 पे क्लिक करें, नॉर्मल इस पे आए, यहाँ पे 2026 लिखें और इसको ओके कर दें। अच्छा, वो यहाँ पे आपको दोबारा पूछेगा कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताएं। अब ये यहाँ पे आपने चीज़ें दोबारा सेलेक्ट करनी है। वो प्रोफाइल जो है वो आप चाहें तो रिटर्न सबमिट करने के बाद आप इनकम सोर्सेज में जाके वहाँ पे बेशक नो इनकम कर दें या जो एक्चुअल करना चाहें कर दें, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखें, आप नॉन रेजिडेंट हो, आपकी पाकिस्तान में इनकम है, ये वीडियोज ही उनके लिए है, ठीक है। जिनकी इनकम नहीं है उनकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। फॉर आपकी आ रही है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आपकी प्रॉपर्टी सेल परचेज और आपकी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स ये यहाँ पे भी ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आपकी कोई रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से आ रही है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एंड एसेट्स, इसको ये आपकी नहीं होगी, इसको छोड़ दें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें भी आपने क्लिक करना है क्योंकि जो डिविडेंड है, प्रॉफिट्स हैं, बैंक में अगर सेविंग अकाउंट है, आरडीए सेविंग अकाउंट है या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पे इनकम आएगी उनकी, ठीक है। बिजनेस तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है इनकम तो आप शो कर सकते हो, उसको यहाँ पे क्लिक करें तो वो भी आ जाएगा। अब आप नॉन रेजिडेंट हो तो यहाँ पे आपने नो करना है। अगर आप मोर देन 183 डेज आउट ऑफ पाकिस्तान थे, मतलब 6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे हो इस साल में, जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक, तो आप नॉन रेजिडेंट कंसीडर होंगे। एफबीआर ने एक काम अच्छा किया है, जब आप इधर आते हो ना तो अक्सर तो उसने खुद ही ये चीज़ें सिलेक्ट की होती हैं। किस बेस पे? यहाँ पे नीचे आपके टैक्स की डिडक्शंस आ रही होंगी, मतलब आपका जो डिविडेंड आया होगा वो शो हो रहा होगा, प्रॉफिट आया होगा वो शो हो रहा होगा, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आ रहा होगा। बाज़ दफ़ा तो आ जाती है चीज़ें, बाज़ दफ़ा यहाँ पे नहीं आती। तो आपके पास तो सारा डाटा होगा ना कि मुझे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से कितना प्रॉफिट आया है, मुझे आरडीए अकाउंट से कितना आया है, मुझे डिविडेंड कितना आया है। तो वो जो चीज़ें आपको पता है ना तो आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट फाइलिंग करेंगे जी। अच्छा, अब सबसे पहले आपने अपनी अगर रेंटल इनकम है, देखिए अगर आपकी नहीं है तो इसको छोड़, इस एंट्री को आपने नहीं करना। जितनी भी रेंटल इनकम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब इस दफ़ा उन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया है, मतलब ये कि आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो एक से ज़्यादा हैं तो आप बता सकते हो
कि मेरी किस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, और फर्ज किया आपके पास 4-5 प्रॉपर्टीज हैं और सब से आ रही है, तो आप सबका अलग अलग भी बता सकते हो कि जी मेरे पास इस प्रॉपर्टी से इतनी इनकम आ रही है। ये जो प्रॉपर्टी आपने ऐड की होंगी ना वो यहाँ पे शो भी हो जाएंगी, तो आप जस्ट क्लिक करोगे तो वो ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं फर्ज किया हमने ऐड की, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी ऐड आप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं आपको। ये वेल्थ स्टेट में भी सेम ऐसे ही होगी। ये आपने डेट ऑफ एक्विजिशन भी बतानी होती है कि जब आपने ली थी, जिस साल भी। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारी कोई पुरानी प्रॉपर्टी चलती आ रही है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोई भी उसकी जो भी डेट आपने डालनी है वो डाल दें। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए जल्दी जल्दी आपको एंट्री कर रहा हूँ। आपने इस तरह प्रॉपर उसकी एड्रेस और हर चीज़ बतानी है। वैसे जब आपने ये ऐड की होगी ना, तो वो जो आपने वेल्थ में ऐड की होगी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐड नहीं की, आप अब ऐड करना चाह रहे हो, तो अब भी आप ऐड कर सकते हो। ये मैंने वैसे ही एड्रेस लिखा है, इसको सेव कर दें। जैसे ही आपने इसको सेव किया ना, ये देखें यहाँ पे ये आपको प्रॉपर्टी ऐड कर देगा। देखिए ये इसने ऐड कर दी, ठीक है। अब इसका जितना भी रेंट आपने डालना है, फर्ज किया हम कहते हैं जी पूरे साल में हमें 12 लाख रेंट आया है, तो आपने यहाँ पे रेंट डाल देना, इसको कैलकुलेट करना। जिस प्रॉपर्टी का भी रेंट डालना है उसको यहाँ से आपने ऐड करना है, ठीक है। सिंपल ये चीज़ है, और कुछ नहीं करना, बस ये एक एंट्री होगी। अगर रेंटल इनकम आ रही है तो डाल दें, और अगर नहीं आ रही तो इसको इग्नोर कर दें, कुछ नहीं करना जी। अब आप आगे आ जाए जी। इसके अलावा जो आपके अब प्रॉफिट्स की एंट्री आएंगी ना, ये आपने अदर सोर्सेज में आना है। पहले मैं प्रॉफिट की एंट्री बता रहा हूँ मेन, क्योंकि ज़्यादा एंट्रीज आपकी ये होगी। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड इनकम जो होगा ना फ्रेंड्स, ये खुद आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट से, ठीक है। आपने क्या करना है, टैक्स डिडक्शन में आना है। अब ये जो एंट्रीज आपकी आती हैं डिविडेंड की, प्रॉफिट्स की, ये फाइनल टैक्स में आती हैं, ठीक है। 99% तो एफबीआर ने ये एंट्री ऑटोमेटिकली कर दी होगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब सिस्टम इतना अपडेट हो गया है कि वो स्टॉक मार्केट का डाटा उठा लेता है खुद ही, तो आपको नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी आप देखते हो कि जी मेरा जो प्रॉफिट एक्चुअल में बन रहा है वो 12 लाख है, एफबीआर ने यहाँ पे 8 लाख शो किया हुआ है, तो आप इस एंट्री को यहाँ से एडिट कर सकते हो। एंट्री यहाँ पे आ रही होगी, आप उसकी अमाउंट पे डबल क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। और अगर कोई एंट्री नहीं आ रही तो आप खुद भी कर सकते हो। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे आ रही है ना, अब ये देखिए जी, ये मैं फर्ज के ये आपको ये 151 प्रॉफिट ऑन डेट आ गया, ठीक है। ये बैंक का प्रॉफिट आ गया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट ये वो आ गया। मतलब ये सारी सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। प्रॉफिट ऑन डेट जिनका 10% टैक्स कट रहा है वो भी आ गया है। देखिए आप इसको क्लिक करोगे, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसमें आप अपनी अमाउंट लिख सकते हो। अगर ड्यूरिंग द पीरियड आपको डिविडेंड आया और एफपीआर ने एंट्री नहीं की, आपके पास सीडीसी का सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे वो ऐड हो जाएगा। प्राइस बॉन्ड अगर आपका कोई निकला है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये देखें सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपसे रेलिवेंट हैं, ठीक है। ये आपको मैंने दिखाना था। वैसे नॉर्मली एफपीआर ने खुद ही की होगी, ना की हो तो आप खुद ऐड कर सकते हो। इस पे ऐड करोगे ना, ये देखें ये यहाँ पे चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब आपने प्रॉफिट ऐड करना है किसी, मैंने तो आपने एक ही प्रॉफिट सेलेक्ट करना है, मैंने तो वैसे ही समझाने के लिए आपको ये सिलेक्ट कर लिया। फर्ज करते हैं जी हम इसमें प्रॉफिट ऑन डेट अगर आप डालना है, तो आप यहाँ पे इसका प्रॉफिट ऑन डेट जितना भी आपने फर्ज किया, आप कहते हो जी मुझे इस साल प्रॉफिट जो मिला है ना वो 15 लाख मिला है, आप इसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। इसका ये प्रॉफिट आ गया। अब इसके ऊपर टैक्स कितना कटा था आपको पता ही है, नॉर्मली प्रॉफिट के ऊपर बाय डिफॉल्ट टैक्स कट जाता है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे जितना इस पर टैक्स कट गया, जितना इधर आया उतना इधर, इतना ही इधर लिख दे, वरना वो आपको पे करना पड़ेगा। इनके बीच में भी ये इसी तरह ही है, ठीक है। आपने उसी हिसाब से एंट्री कर लेनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एंट्रीज पहले आई होंगी, आपको शायद ना करनी पड़े। अब डिविडेंड पूरे साल में कितना है वो आपके पास सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। हम कहते हैं जी पूरे साल में 1,12,000 डिविडेंड आया था, इसको कैलकुलेट करें। अच्छा इसमें ना बाज दफ़ा टैक्स थोड़ा सा किसी पे 7.5% होता है, किसी पे 15%, तो आपने इस पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। बस जो अमाउंट यहाँ पे आ रही है ना, आपने इसको कॉपी कर देना है ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे इसको कैलकुलेट कर देना। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एफबीआर की एंट्री आ रही, ये आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। आपसे जो मैं कह रहा हूँ ना कि एफबीआर की एंट्रीज आ रही होंगी फ्रेंड्स, वो ऐसे आ रही होंगी जैसे ये आ रही है ना, ये बाइट आप मतलब ऑटोमेटिकली आ रही होंगी, आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर आप आते हो, कंफ्यूज नहीं होना आपने।
आप जब यहाँ पे आओगे ना टैक्स, देखें इधर आप करोगे, कैलकुलेट करोगे तो एंट्रीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी। इसको एडिट करने के लिए आपने अदर सोर्सेज में टैक्स डिडक्शन पे आना है। ये जो पीछे अमाउंट्स आ रही है ना, ये यहाँ से जा रही हैं। अब आप देखते हो कि जी एफबीआर ने ये एंट्री की हुई है, इसने लिखा हुआ है कि 15 लाख इसको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। जबकि आप कहते हो मुझे तो एक्चुअल में जो बैंक में मेरा सर्टिफिकेट आया है उस पर तो 20 लाख आ रहा है, तो आप इसको डबल क्लिक करें, इसको 20 लाख कर लें। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी टैक्स बढ़ जाएगा, तो उसको इधर भी बढ़ा दें। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरह डिविडेंड, मतलब ये कि अगर एफबीआर बाय डिफॉल्ट एंट्री कर भी देना आपकी सहूलत के लिए, बल्कि वो कर देगा, और ये बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है, इसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि किसी बंदे को नहीं करनी आती एंट्री, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो चले एंट्री होगी ना, अगर उसमें कोई गलती है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी एंट्री आपने कर लेनी है। इसके बाद जी कैपिटल गेन पे आ जाए आप जरा। देखिए कैपिटल गेन भी सेम यही चीज है, ठीक है। तो कैपिटल गेन में नॉर्मली एंट्री नहीं होगी, होगी कोई, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपने टैक्स डिडक्शन में आना है, और यहाँ पे ये आपने फाइनल टैक्स में आना है। अब इधर आपको फाइनल टैक्स में देखिए कैपिटल गेन जो है ना, अगर आपने कोई सिक्योरिटीज जो है वो की सेल की है, मतलब शेयर सेल किया और उस पर कैपिटल गेन हुआ है आपको, तो कैपिटल गेन का सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो वो आपने अपने पास संभाल के भी रखना है, उस पर कैपिटल गेन लिखा होगा, आपने यहाँ पे कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज कर लेना है, ठीक है। अब इस पे आपने नॉर्मली 15% ही होता है, जितना आप इसको 15% कर लें तो काफ़ी है, बस 15% पे ही कर लें कैपिटल गेन। ये म्यूचुअल फंड का भी इसी में ही आएगा, ठीक है, और उसका स्टॉक मार्केट का भी इसी में आता है। और अगर म्यूचुअल फंड पे आपको कहते हैं जी हमारे इसके ऊपर जो है वो 7.5% होता है, तो आप इसको इधर से ये वाला सिलेक्ट कर लें। बस आपने इसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। ये आपने ऐड किया, जितनी कैपिटल गेन की अमाउंट है, फर्ज की हम कहते हैं पूरे साल में 5 लाख कैपिटल गेन हुआ, इसको कैलकुलेट करें। आपने जब कैलकुलेट करना है तो खुद ही इसने सारी एंट्रीज कर देनी है, और इसका इफेक्ट जहां जहां पे जाएगा वो आराम से चला जाएगा। ये देखें, ये बता रहा है कि इस पे 75,000 टैक्स चार्जेबल है, तो कैपिटल गेन जितना भी बना है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज जहन में रखनी है, बाज दफा ये होता है कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो कैपिटल गेन होता है ना, इसकी वर्किंग एनसीसीपीएल ने करनी होती है। अब होता ये है कि इस साल फर्ज की आपका 5 लाख गेन हुआ है, उस पर टैक्स बनता है 75,000, मतलब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 15% जितना भी बनता है। अच्छा, अब होगा ये कि हो सकता है वो 75,000 टैक्स ना काटे आपका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने टैक्स नहीं लिखना। देखें जो एनसीसीपीएल है ना, वो कैपिटल लॉस को एडजस्ट करता है पिछले 6 साल का, ठीक है। अगर पिछले सालों में आपको लॉस हुआ था और इस साल प्रॉफिट हो गया है, तो वो आपका ये प्रॉफिट उसमें से एडजस्ट करके टैक्स कम कर देगा या नहीं काटेगा। लेकिन सिस्टम की वर्किंग के लिए आपने यहाँ पे इसको बताना है कि जितना मेरा टैक्स काट गया है। आपने इधर जो है ना वो न्यूटन नहीं बन जाना कि जी मेरा तो कटा ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो भैया आपने कुछ नहीं करना, जितना सिस्टम कह रहा है जितना टैक्स बनता है, आप कह लें जी बन गया, ठीक है मैंने दे दिया, बस। आपसे रेलिवेंट ये फिगर है कि कैपिटल गेन की जो अमाउंट है वो यहाँ पे आनी चाहिए। अब देखें, ये आप इधर जाओगे तो ये कैपिटल गेन 5 लाख आ गया, ठीक है। ये आपकी कैपिटल गेन की एंट्री हो गई है, रेंटल इनकम की एंट्री हो गई है, आपको प्रॉफिट्स की एंट्री, बस आपने यही करनी थी। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जो 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 अमाउंट जहां पे जाएगी ना, वो एफबीआर खुद ही यहाँ वहां पे भेज देगा, उसने खुद यहाँ पे लिंक लगाए हुए हैं, आपने कुछ नहीं करना। आप इधर चार्जेबल पे आके देखेंगे कंप्यूटेशन में, तो आपका टैक्स देखें जी, एडमिटरी टैक्स उसने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि हमने रेंटल इनकम डाली थी, ठीक है। रेंटल इनकम पे बनता है, अदरवाइज ही नहीं बनना था। बहरहाल ये देखें जी, उसने सारा इफेक्ट खुद ही दे दिया। अब आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो, अलाउंसेस पे आए, सॉरी अलाउंस नहीं, विद होल्डिंग पे आए। विद होल्डिंग में एडजस्टेबल में जो जो आपने टैक्सेस क्लेम करने हैं आपने, ठीक है। आपके इंटरनेट पे टैक्स कटा है, मोबाइल फोन पे कटा है, तो ये आपने गाड़ी का कोई टोकन टैक्स पे किया है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आप उसमें अपना टैक्स क्लेम कर सकते हो। ये देखें जी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल टैक्स, जो आपने कोई प्राइवेट व्हीकल टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। गाड़ी की डिटेल दे तो वो ऐड कर लें। टेलीफोन कार्ड प्री, ये देखें मोबाइल फोन का आ गया है, इंटरनेट का आ गया है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। बाज दफा तो एफबीआर खुद ही एंट्री कर देता है जितने भी टैक्सेस होंगे, लेकिन अगर एफबीआर को एंट्री ना करे और आपको पास टैक्स की डिटेल हो जैसे वो, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए, अगर आपने 236C का टैक्स पे किया है आपके नाम पे प्रॉपर्टी सेल का, तो वो भी क्लेम कर सकते हो। इसी तरह परचेज का, तो ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, जो आपसे रेलिवेंट है इस साल आप उसको सिलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखें जी, ऐड हो गया। अब आपने ये ऐड करना है, तो यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल टैक्स में गाड़ी की डिटेल देनी है, वो ऐड हो जाएगा, सिंपल। और उसको यहाँ पे आपने टैक्स जो है टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स जो है, बेशक वो दोनों सेम ही कर दें, ठीक है, ये इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे भी सेम अमाउंट लिख दें, यहाँ पे भी सेम लिख दें। इसी तरह मोबाइल फोन का है,
यहाँ पे आप अपना डिटेल कुछ भी डाल दें, इसको ऐड करें, देखें ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में टैक्सेबल अमाउंट, नॉर्मली जब सर्टिफिकेट आप लेते हो ना सिम का, तो उस पर लिखी होती है कि जी आपका पूरे साल में लोड इतना था, ठीक है, और उसके ऊपर आपका ये टैक्स कटा है। ठीक है, तो ये लिखी होती है उसके ऊपर, तो वो यहाँ वहाँ से आप ले सकते हो। इसी तरह इंटरनेट बिल भी आपको, आप यहाँ पे पूरी अमाउंट साल की कितनी बनी थी, कितना बिल दिया था और कितना उस पर टैक्स, वो लिखा होगा उस पर, ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद इसको सर आपने सेव लाजमी करना है, वरना ये डाटा डिलीट हो सकता है। अब आपकी सारी वर्किंग हो गई है, उसके बाद आ गई है वेल्थ स्टेटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, वेल्थ स्टेटमेंट जो है, ये देखिए आपने वहां पे एंट्री की है ना, ये ऑटोमेटिकली उसने रेंटल इनकम की एंट्री आपकी प्रॉपर्टी में कर दी। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट में पहले से ऐड होगी ना, तो वो वहां पे जाके सिर्फ आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि मेरा इस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। तो ये एफपीआर ने ये थोड़ा अच्छी चीज इस दफा की है कि फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट तो कर दिया है उन्होंने थोड़ा सा देखने में, लेकिन इसके बीच में लिंक उन्होंने बहुत अच्छे लगा दिए हैं कि आपका काम जो है वो 50% रह गया है, वरना ये आपको काफी मुश्किल से चीजें समझ आनी थी। अब प्रॉपर्टी आपने कोई ऐड करनी है वेल्थ स्टेटमेंट में, रेंटल इनकम ना उसकी नहीं भी है तो भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पिछले साल की थी फाइलिंग तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी इधर। नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो सेम वही जैसे हमने पहले ऐड की थी, ये ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, उसकी डिटेल डालें सारी, जैसे मैंने पहले डाली थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अगर कोई और ये प्रॉपर्टी आपने लेके चलनी है जिस वैल्यू पे परचेज की थी, आपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं देखना कि जी अब इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है या ज्यादा हो गई। इस वैल्यू को सिर्फ इसी सूरत में चेंज करना है। फर्ज किया ये प्रॉपर्टी पहले हमने ली थी 5 मिलियन की थी, इस साल हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की है 5 मिलियन और इस पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आप इसको 10 मिलियन कर लो। मतलब ये कि आपने किसी वजह से चेंज करनी है, सिर्फ मार्केट के लिहाज से चेंज नहीं करनी। अब ये फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह जो है, इसमें आपने एसेट्स पे क्लिक करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स आपने लेके आनी है और बैंक अकाउंट्स ले आए, कैश इन हैंड ले आए, ये आपसे काम की चीजें। अच्छा, अब इसमें ना एक थोड़ा सा उन्होंने किया है इस दफा, ये बैंक अकाउंट जो है ना ये आपके आईबीएन से लिंक हो गया। अब इसमें होता ये है कि बाज दफा तो एफबीआर आप आईबीएन नंबर अपने अकाउंट का दोगे और इस पे सर्च पे क्लिक करोगे, आपका नाम सब कुछ खुद ही आ जाएगा, उसको ऐड कर लें। लेकिन इसमें ना अभी तक पूरी तरह काम नहीं कर रहा। 90% केसेस में ना आप उसको आईबीएन दोगे ना तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मतलब उसको एरर दे देगा कि जी डाटा नॉट एग्जिस्ट। तो उसका हल फिर ये है कि अगर वो यहाँ पे ऐड ना करे ना, तो आपने इधर सारी चीजें ऐड कर लेनी है। इन्वेस्टमेंट में आप कुछ भी ऐड कर लें अपना, ठीक है, आपने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है तो सिंपल आप अपना बैंक अकाउंट लिखें, ऐड किस बैंक में, और अकाउंट ऐड कर लें, वो ऐड हो गया। अच्छा, अब आपके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपने पीएसएक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब जिस ब्रोकर के पास है बेशक आप उसका भी नाम लिख लें, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ जेएस ग्लोबल, ठीक है, वहां पे आपका अकाउंट नंबर होगा कोई, ठीक है, तो वो अकाउंट नंबर के साथ आपकी जो जो भी उस आपका उन्होंने आपको अकाउंट नंबर दिया बेशक आप वो मेंशन कर दें। ये मैं आपको समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, देखिए ये एंट्री होगी। अब इसी तरह आपकी अगर जो बैंक सेविंग अकाउंट्स हैं तो हर बैंक में 30 जून 2026 को जितने पैसे पड़े हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लिए हुए हैं तो वो भी यहाँ पे शो करें, ठीक है, सर्टिफिकेट। अब बाज दफा वो यूएसडी में होते हैं, बाज दफा रुपीज में, यूएसडी में तो मसला ही कोई नहीं, आप अगर रुपीज में तो वो सेम वैल्यू आएगी, यूएसडी में है तो ऐसे यूएसडी में लिखें, उसका नंबर भी लिखना है तो सर्टिफिकेट का लिख दें। जितनी वैल्यू 30 जून 2026 को जितने $1000 के सर्टिफिकेट थे उसको 30 जून 2026 का नॉर्मली रेट हमारा 278 279 इस ये रेट चल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करें और रुपीज में उसकी वैल्यू यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। फ्रेंड्स, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं देखें, स्टॉक मार्केट में है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में है, बैंकों में, सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में, जितने पैसे पड़े हैं 30 जून की डेट पे आपने सारे यहाँ पे लिख देने, ठीक है। चले मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि थोड़ा सा डाटा फील हो जाए, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हमारी स्टॉक मार्केट की आ गई 3 मिलियन, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मैं कहता हूँ जी मेरे पास 4 मिलियन के, इसको कैलकुलेट भी कर दें साथ साथ। अच्छा, अगर आप पहली दफा फाइल कर रहे हो तो कैश इन हैंड आप अभी भी लिख सकते हो। कैश इन हैंड एक हमारा सेफ कैश होता है कि जी ये हमारे पास घर में कैश पड़ा हुआ है, या हमने कोई कमेटी डाली हुई है, या आपने किसी अपने फैमिली मेंबर को उधार दिया हुआ है, आपको पता है कल को वापस आ जाएगा। अगर एक्चुअल में कैश इन हैंड आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो फिर भी मेरा मशवरा है कि 7-8 लाख 10 लाख लाजमी लिख लें, ये बाद में काम आ जाती है चीज़ें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डाल लेते हैं।
अच्छा, इसके बाद आ जाएं जी आप मूवेबल एसेट्स में। मूवेबल एसेट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने अगर गोल्ड ऐड करना है तो प्रीशियस पोजेशन सिलेक्ट कर लें। हाउस होल्ड घर की चीज़ों की वैल्यू है, पर्सनल आइटम है, इसको सिलेक्ट कर लें। अगर पिछले साल आपने फाइलिंग की होगी ना, तो जो जो चीज़ें ऐड की थी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपने सिर्फ उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना है। अगर पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो इस तरह आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब आपने गोल्ड ऐड करना है, इस पर क्लिक करें। कुछ नहीं करना, सिंपल आपने यहाँ पे गोल्ड इसको सबमिट कर दें। ठीक है, जितने का आपने लिया है 10 तोला गोल्ड वो यहाँ पे आप लिख दें, इसको कैलकुलेट कर दें। हाउस होल्ड में देखें फ्रेंड्स, आपकी घर की चीज़ें होती हैं, ये जूते कपड़े फर्नीचर अप्लायंसेस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो किसी ने आके चेक नहीं करनी कि है कितनी, तो आपने यहाँ पे एक फिगर अपने जो है ना अज्यूम करके लिख देनी कि कितने की होगी। पर्सनल आइटम में लैपटॉप मोबाइल फ़ोन ये चीज़ें आ जाती हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये ऐसे कैलकुलेट कर देना आपने। मेरे ख्याल से मैंने सारी एंट्रीज इसमें कर दी हैं जितनी मैं आपको बता सकता था। कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा जी। ये सारी एंट्रीज करने के बाद आपने आ जाना है रिकंसिलिएशन में। फ्रेंड्स अब देखें, सबसे इसके अंदर एक नॉन रेजिडेंट की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फॉरेन रिमिटेंस। देखें फ्रेंड्स, पहले ऐसे नहीं था, अब इन्होंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक तो आपने नाम लिखना है अपना, दैट इज सेंडर नेम, आप तो आपने अपना नाम लिख लेना मिस्टर ए। ठीक है, अब रिलेशनशिप वो कहेगा कि जो ये उनके लिए जो आप बाज दफ़ा अगर वाइफ को हस्बैंड भेज रहा है तो उन्होंने उनका नाम लिखना है। ठीक है, अपना रिलेशन बताना है। अगर आप खुद ही अपने अकाउंट में भेज रहे हो तो आप इसको सेल्फ कर दो। अब ये कंट्री लाजमी है, आपने बताना है कि किस कंट्री से आप भेज रहे हो। ठीक है, मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ, ये ऐड, ये फिर ऐड करेगा। ठीक है, अब जितनी रिमिटेंस आपके अपने अकाउंट में आई है ना, आपने वो सिर्फ लिखनी है जिसका एविडेंस आपके पास हो। ये नहीं करना कि आपके भाई के अकाउंट में या आपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के अकाउंट में भेजी हो तो आप उसको अकाउंट कर लो, तो वो नहीं करनी। अगर आप पाकिस्तान आए हो और आप फिजिकल डॉलर या रियाल लेके आए हो तो कस्टम पे जब हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना, वहां पे एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर तो वो सर्टिफिकेट आपके पास है फिर तो उसको रिमिटेंस में लेना है, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास फिर आपने उसको नहीं लेना, वरना वो फिर प्रॉब्लम करेगा। सिर्फ बैंक वाली अमाउंट ले लें, बस वो काफ़ी है। पूरे साल में जितने पैसे आए उसको यहाँ पे लिखना है, जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक। देखिए ये एंट्रीज एफबीआर खुद ही कर देता है, ये पहले करनी होती थी, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें समझने वाली होती थी, अक्सर लोगों को मुश्किल होती थी, तो ये अब खुद ही हो जाएगी, अब आपने कुछ नहीं करना। अब जी आ जाए एक्सपेंसेस में। अब एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं। मेरा मशवरा ये है, आप वन बाय वन सारे एक्सपेंसेस ना करें, मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये 2 एक्सपेंस ऐड करें, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जितना आपने डोनेशन दिया है या इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो सारा एक जगह पे यहाँ पे लिख दें कि पूरे साल में ये हुआ है। अब पूरे साल के घर के खर्चे देखें, आपको रसीदें जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एफबीआर इतना फारग है, ना ही उसने काम करना है कि वो आके कोई रसीदें चेक करेगा। तो आपने घर का खर्चा अपने लिहाज से, अपनी इनकम के लिहाज से जितना शो करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहली दफ़ा फाइलिंग करोगे फर्स्ट टाइम तो ये अमाउंट अनरिकनसाइल्ड ऐसे पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको कैलकुलेट कर देना, तो ये अनरिकनसाइल्ड जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो गई। अच्छा, अब फिर आपने इसको सबमिशन की तरफ जाना है। अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछली दफ़ा भी फाइल की थी, तो फिर क्या होगा, फिर ये अमाउंट यहाँ पे ना ये फिक्स होती है अमाउंट, मतलब ये ऐसे ही आ रही होगी, ये आपको चेंज नहीं करने देगा पिछले साल वाली। ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपने उस जब आप फाइलिंग कर रहे हो ना, अगर आप पिछली दफ़ा भी की थी और अब भी कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले अपनी कैश की अमाउंट को जीरो कर देना है। इसको कैलकुलेट करना है। जब आप पहली मतलब सेकंड टाइम फाइलिंग कर रहे हो, पिछले साल भी फाइलिंग की थी, तो आपने कैश की अमाउंट को जो वर्किंग करो आप इसे इसको जीरो कर देना है। एंड पे आके जब आप देखोगे ना तो ये अमाउंट आपकी नेगेटिव में आनी चाहिए। ये बात मेरी याद रखनी है, ये सिर्फ पहली दफ़ा में पॉजिटिव आएगा, इसके अलावा पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब आपने गलती की है, अपनी सारी वर्किंग चेक करें, कोई ना कोई मसला है। आपने इसको कॉपी करना है नेगेटिव वाली अमाउंट को, तो आप अपने जाके कैश में जैसे इसको पेस्ट करेंगे ना, कैश इन हैंड में पेस्ट कर,
इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका जो अनरिकंसाइल अमाउंट है फ्रेंड्स ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अनरिकंसाइल जब तक जीरो नहीं करेंगे तब तक ये उसको सबमिट नहीं करने देगा। ये देखिए जीरो हो गया। अब जिसकी सबमिशन की तरफ आते हैं, देखिए जी, अगर आपने इसको सबमिट करना है, नॉर्मली नॉन रेजिडेंट का कोई टैक्स पेएबल नहीं बनेगा। अगर फर्ज किया आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, उस पर टैक्स उसने ये प्रीपेड बना दिया है, देखिए प्रीपेड PSID एडमिटी टैक्स, तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, वो आपको PSID नंबर जनरेट करके दे देगा। उसकी ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपने। पेमेंट करने के 2-3 घंटे बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे, ड्राफ्ट में ये फाइल पड़ी होगी, इसको ओपन करना है आपने, ठीक है। अब ड्राफ्ट बाज़ दफ़ा आपको मुश्किल होती है, मैं चले बता भी देता हूँ, ठीक है। आपने दोबारा से इसको ओपन कर लेना है ड्राफ्ट फाइल को, और यहाँ पे आपने ये देखें, ये जब दोबारा इसको ओपन करेंगे ना, फर्ज किया बीच में कोई काम रह गया आपका, तो ये अक्सर ये आप इधर आपने यहाँ पे आना और इसको डबल क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगी फाइल, ठीक है। जब पेमेंट हो जाए उसके बाद लॉगिन करके पेमेंट में आना है, और यहाँ पे इसको क्लेम करेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। बस सिंपल ये करना है आपने। उसके बाद आपने इसको सेव करना है और इसको सबमिट पे क्लिक करना है। अभी ये सबमिट नहीं करने दे रहा, ठीक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 जुलाई को, ये सबमिट नहीं अभी करने दे रहा। देखिए ये एरर दे देगा बार बार, ठीक है। ये सबमिट नहीं करने देगा, ये देखें ये नहीं सबमिट करने देगा, हालांकि सब कुछ ठीक है। तो ये अभी FPR ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। हो सकता है वो कल इसको ऑन कर दे, परसों कर दे, उसने कर देना है। वर्किंग ऐसे ही सारी होगी, ठीक है। तो आपने इसको सबमिट करना है, वो पिन मांगेगा, पिन देना है, आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपका कोई फ़ायदा हुआ है, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।